पीएम दक्ष योजना। दक्ष योजना। ठीक है, इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना। ठीक है ना, ये पूरा नाम है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है ये। नोडल मंत्रालय कौन है इसका? इसका नोडल मंत्रालय है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, कब शुरू हुआ है? 2020-21 में। उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, विमुक्त जनजाति, विमुक्त जनजाति, कूड़ा बीनने वालों। कूड़ा बीनने वालों सहित सफाई मित्र। क्या करना है? विभिन्न लक्ष्यों, विभिन्न लक्षित समूहों की योग्यता स्तर को बढ़ाना। ठीक है, ठीक है, क्या करना ना, ये जो वर्ग दिख रहे हैं इन सबको सामाजिक आर्थिक विकास के लिए स्वरोजगार, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार, ठीक है, देने के योग्य बनाना है। दोनों में रोजगार योग्य बनाना है इनको, इन सबको। ठीक है, इसमें क्या सर एक बार रिपीट कर दिए सर इसे। लिख लो, इन वर्गों को सामाजिक आर्थिक विकास के लिए स्वरोजगार, मजदूरी रोजगार, दोनों में रोजगार योग्य बनाना। ठीक है, पात्रता की बात करें, पात्रता जैसे ओबीसी, कोई भी ओबीसी हो, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले अगर हैं, अगर इनके परिवार की इनकम 3 लाख, इनके परिवार की इनकम 3 लाख रुपए वार्षिक से कम है, तो क्या होगा? ये सब प्रशिक्षण के पात्र होंगे। ठीक है, बात समझे? इन्हीं दोनों के लिए ये लिमिटेशन लगा हुआ है। बाकी जितने भी हैं इनके अलावा चाहे जितने भी इसमें दिख रहे हैं, उन सब के लिए किसी भी प्रकार के आय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। ठीक है, ये हमें याद रखना है इसमें। ठीक है, जी। नाम है प्रीति सूदन। कौन है ये?
यूपीएससी की अध्यक्ष बनी है अभी, संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष बनी है, ठीक है। ओके, ये 1983 बैच की हैं, आईएएस हैं। ओके, कैडर था इनका आंध्र प्रदेश कैडर, ठीक ठीक है। 2022 से यूपीएससी की सदस्य भी रही हैं, ठीक है। 2022 से यूपीएससी के सदस्य थी ये। इन्होंने ना मनोज सोनी जो यूपीएससी के अध्यक्ष थे उनकी जगह ली है, ठीक है। और मनोज सोनी के बारे में याद रखना, कार्यकाल समाप्त होने से पहले इस्तीफा दिया इन्होंने, समाप्त होने से पहले इस्तीफा, ठीक है। यूपीएससी के बारे में लिख लो थोड़ा सा। लिखिए, भारत की केंद्रीय भर्ती संस्था, केंद्रीय भर्ती संस्था, ठीक है। यहाँ पे अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की लोक सेवा में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करवाती है, ठीक है। ये जो संस्था है ये संवैधानिक संस्था है, ठीक है, संवैधानिक संस्था है। इनके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है सपना? सर ये ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। और जब इस्तीफा देना होता है ना तो राष्ट्रपति को ही लिखित त्यागपत्र देकर पद से इस्तीफा देते हैं ये लोग, ठीक है। राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर इस्तीफा दे सकते हैं। इन्हें राष्ट्रपति के आदेश से ही पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। और अध्यक्ष या सदस्य को किस आधार पर हटाया जा सकता है? या तो भाई देखो, या तो इन्हें ये दिवालिया घोषित हो जाए, दिवालिया घोषित होने पर, या फिर ये अपने कार्यकाल के दौरान अपने जो कर्तव्य है उससे बाहर जाकर किसी सवेतन रोजगार में लगे हों, तब इनको हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति की राय में अगर ये मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से दुर्बल हैं, कमजोर हैं, तो भी इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। इनका कार्यकाल क्या होता है सपना? कार्यकाल क्या होता है? 6 साल या 65 साल होता है, जो भी पहले आए, ठीक है। और याद रखना जो अध्यक्ष है ना, यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, रिटायर होने के बाद, सेवानिवृत्ति या कार्यकाल खत्म होने के बाद वो कहीं पर भी चाहे भारत सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का, नौकरी करने की पात्र नहीं होते हैं, ठीक है। 6 से पहले गिव, GEEF, गिव ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार किसको मिला है? केंद्रीय जल आयोग को, केंद्रीय जल आयोग को दिया गया, ठीक है। ये बात याद रखनी है, ठीक है। कब दिया गया है? ग्लोबल वाटर टेक समिट, ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 के दौरान दिया गया। वो भी कहाँ दिया गया? तो दिल्ली में दिया गया, नई दिल्ली में, ठीक है। इस समिट का आयोजन किसने किया? आयोजन किसने किया है? लिख लो,
ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन द्वारा। ठीक है, गीफ का फुल फॉर्म भी है यही, ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन। ठीक है, जी सर। ये याद रखना। अब केंद्रीय जल आयोग को जो पुरस्कार मिला है, कौन सी श्रेणी में मिला? श्रेणी क्या थी इसकी? तो लिख लेना, वर्ष का जल विभाग के अंतर्गत केंद्रीय जल आयोग को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ओके। ये जो पुरस्कार है ना, ये जल क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियों को मान्यता देता है। ठीक है, अब हम सब बात कर लेते हैं केंद्रीय जल आयोग की। जल आयोग भारत का प्रमुख तकनीकी संगठन है। प्रमुख तकनीकी संगठन है। 2001 में स्थापना हुई है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। काम क्या है? कार्य क्या है? बाढ़ नियंत्रण। ठीक है, सिंचाई, नेविगेशन, पेयजल संबंधी विषयों के लिए परामर्श देना। ओके, अगला टॉपिक है डॉक्टर एस श्रीधर। डॉक्टर एस श्रीधर कौन है ये? ये अभी रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के सदस्य बने हैं। मतलब रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के सदस्य बने हैं, ये लंदन में है। ठीक है, याद रखना इतना। ओके, चलिए, अभी ये क्या है? अभी तो इनको नियुक्ति मिली है वहां पे, लेकिन नियुक्ति से पहले कुछ थे ना ये, तो क्या थे भाई? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद। हैदराबाद में क्या थे? रासायनिक इंजीनियर और वैज्ञानिक। ठीक है, ओके। जी सर। इनकी एक उपलब्धि लिख सकते हैं। उपलब्धि लिखिएगा इनकी, लिखिएगा शोध वैज्ञानिक के रूप में रसायन और संबद्ध उद्योगों के लिए तकनीकों का विकास और हस्तांतरण। ठीक है,
हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिएगा। कोविड-19 से निपटने के लिए, कोविड-19 से निपटने के लिए कम लागत वाले मल्टी लेयर वॉशेबल मास्क बनाए थे। ठीक है, अब रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के बारे में भी लिख लो थोड़ा सा। रॉयल केमिस्ट्री सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री, तो याद रखना भाई, ये लंदन है, लंदन में है तो यूके का ही संगठन होगा, है ना, यूके का संगठन होगा ये, यूनाइटेड किंगडम, है ना। लक्ष्य क्या है, लक्ष्य नहीं, पहले स्थापना लिखो। स्थापना कब हुई? 1841। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बर्लिंगटन हाउस, बर्लिंगटन हाउस, लंदन। इसका लक्ष्य क्या है? रासायनिक विज्ञान को आगे बढ़ाना। सदस्य कितने हैं? सदस्य लिख लो। पूरी दुनिया में 54,000 प्लस सदस्य हैं इसके। ठीक है, ये रसायन विज्ञान के लिए पेशेवर निकाय भी है। रसायन विज्ञान के लिए पेशेवर निकाय जो क्या करता पता है? चार्टर्ड केमिस्ट का दर्जा देता है। ठीक है, चार्टर्ड केमिस्ट का दर्जा देता है। चार्टर्ड केमिस्ट क्या है सर? चार्टर्ड केमिस्ट का दर्जा देता है। जिया राय, जिया राय लिखिएगा। इंग्लिश चैनल पार करने वाली, इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे कम उम्र की है, सबसे कम उम्र की पैरा तैराक है ये। कहाँ की है ये? तो मुंबई की है भाई। इंग्लिश चैनल को इन्होंने कितनी देर में पार किया है? 17 घंटा 25 मिनट में। 17 घंटा 25 मिनट में पार किया इन्होंने। ठीक है, कितने साल की हैं पता है? 16 वर्ष की हैं। ओके, अब इसी में एक चीज़ और लिख लेते हैं। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले, तैर कर सर इंग्लिश चैनल क्या? पार करने वाले पहले भारतीय, पहले भारतीय क्या नाम था? मिहिर सेन, मिहिर सेन थे। ठीक है, मिहिर सेन। और ब्रैकेट में लिख लो 1958, 1958 में इन्होंने पार किया था। अब अगर बात करेंगे इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला कौन है? आरती साहा। कब की थी? 1959 में, है ना। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाले, ये तो पहले भारतीय हुए ये लोग, और ये इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की पैरा तैराक हैं। ठीक है,
यहाँ भारतीय की बात नहीं है, ये वैश्विक स्तर की बात है इनके मामले में, जिया राय के मामले में। लेकिन अब विश्व का पहला व्यक्ति जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? कैप्टन मैथ्यू वेब। कब किया था इन्होंने? 1875 में। कहाँ के हैं ये? इंग्लैंड के हैं ये। ठीक है, लिखो इंग्लिश चैनल भाई, इंग्लिश चैनल लिखिए। अटलांटिक महासागर में है, ठीक है, पहली बात तो ये अटलांटिक महासागर में है, ये लिख लो। ये इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है, ठीक है, इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है, ठीक है। और एक चीज और लिख सकते हैं, डोवर जल संधि के माध्यम से, डोवर जल संधि के माध्यम से उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, ठीक है, महासागर से जोड़ता है। लिख लो नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट ये क्या है? सैन्य अभ्यास है ये, ठीक है ना, एक सैन्य अभ्यास है। किसके किसके बीच? भारत और मंगोलिया के बीच में, ठीक है। और कौन सा संस्करण है? 16वां संस्करण है, ठीक है, 16वां संस्करण है। कहाँ पर हुआ? तो मेघालय में, मेघालय में हुआ है, ठीक है। याद रखना है ये एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ये ध्यान रखना। इसमें भारत मंगोलिया में ही होता रहता है। और ये 16वां संस्करण रहा है, तो 15वां कहाँ पर हुआ था? 15वां संस्करण कहाँ हुआ था? मंगोलिया में। 16वां हुआ भारत में, तो 15वां मंगोलिया में, ठीक है, ओके, ये हमें याद रखना है। एक नाम एक और है, अपोफिस, अपोफिस क्षुद्र ग्रह। ये क्या है भाई? अध्ययन की योजना बनाई जा रही है, अध्ययन की योजना इसरो द्वारा बनाई जा रही है, ठीक है। कब? 2029 में, ठीक है, 2029 में। ये चीज़ याद रखनी है इसमें। अच्छा, 2029 में ही क्यों? ऐसा अनुमान है कि ये 2029 में पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ जाएगा, ठीक है, पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ सकता है, ठीक है, ये हमें याद रखना है। सर अमोफिस लिखे हैं। अपोफिस लिखे हैं भाई, ठीक है। अब इसमें साझेदार कौन कौन होंगे? इसरो तो है ही है। साझेदार कौन कौन है? तो साझेदार में जापान है, नासा है और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियां हैं, अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इससे पहले क्या हुआ था
अपोफिस के लिए 2021 में नासा ने क्या किया था, रडार ऑब्जर्वेशन रडार ऑब्जर्वेशन कैंपेन चलाया था। ठीक है, ओके। अब अपोफिस क्षुद्र ग्रह जो कि पृथ्वी के नज़दीक है, पृथ्वी के निकट का क्षुद्र ग्रह है, ये याद रखना है। इसकी खोज कब हुई है? 2004 में इसकी खोज हुई है। और इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है अपोफिस अपोफिस 99942। ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, याद रखना है। एक बीमारी है बॉडी डिस्मॉर्फिया। बॉडी डिस्मॉर्फिया ये क्या है भाई? ये एक मानसिक स्वास्थ्य बीमारी है। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य बीमारी है, ये याद रखना है। जो लोग इससे ग्रसित हो जाते हैं उनको क्या लगता है कि उनके रूप रंग में कोई कमी है, उनके रूप रंग में कोई खामियां हैं। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को लगता है कि उनके रूप रंग में कोई खामी है। ठीक है, लक्षण क्या है? लक्षण है शरीर के किसी विशेष भाग के बारे में बहुत चिंता करने लग जाए, दूसरों से अपनी तुलना करने लग जाए, आदमी दूसरों से अपनी तुलना करने लग जाए। ठीक है, और खामियों को छिपाने के लिए बहुत सारा प्रयास भी लोग करने लगते हैं। ठीक है, इसका उपचार क्या है? उपचार कोई टैबलेट नहीं है, पहली बात विशेष। वैसे आप मनोवैज्ञानिक परामर्श जरूरी है, मनोवैज्ञानिक परामर्श और बाकी दवा। ठीक है, एक नाम है जोरावर। जोरावर क्या भाई? स्वदेशी लाइट टैंक है ये, पहली चीज ये याद रखना है। ठीक है, किसने बनाया है? डीआरडीओ और एलएनटी ने, लार्सन एंड टुब्रो और डीआरडीओ ने मिलकर बनाया इसको। ठीक है, विकसित किया है। इसके नाम की बात करें, नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये सैन्य जनरल थे जोरावर सिंह कहलुरिया कहलुरिया के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये कौन थे? सैन्य जनरल थे भाई, ये भी याद रखना है। ठीक है, वजन देखें तो 25 टन, 25 टन वजन है। उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र या सीमांत इलाकों में संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, क्षमता की अगर बात करें इसकी, तो इसमें एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज। ठीक है, ड्रोन इंटीग्रेशन से लैस है और जल स्थलीय संचालन क्षमता से लैस है। ठीक है ना, ये भी याद रखने की जरूरत है। ठीक है, 2027 तक सेना में शामिल होने की संभावना है, सेना में शामिल होने की संभावना है। ठीक है, याद रखना। इसके साथ एक है योजना है परियोजना परी, PARI, परियोजना परी। ये क्या भाई? इसको लिख लीजिएगा, इसकी शुरुआत विश्व धरोहर समिति की
46वीं बैठक, 46वीं बैठक, ठीक है, के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, ये एक तो याद रखना है। इसमें क्या होगा? अच्छा, विश्व धरोहर समिति की जो 46वीं बैठक है, इसका मेजबान कौन है? तो भारत मेजबान देश है इस बैठक का, ठीक है ना। कहाँ पर होगा ये बैठक? तो नई दिल्ली में ये बैठक हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है इसे, इस परियोजना को? अगर क्रियान्वयन देखा जाए तो ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा, ठीक ना, इसका क्रियान्वयन हो रहा है। बात समझे? उद्देश्य क्या है इसका? देश की समृद्ध ऐतिहासिक, देश की समृद्ध और समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को, और सांस्कृतिक विरासत को कला रूप में दर्शाकर दिल्ली के सौंदर्य को बढ़ाना, ठीक है, ओके। एक चीज और इसमें लिख सकते हैं, जो परी है ना, ये भारत की सार्वजनिक कला, इसका नाम है, ठीक है। नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, पता है आप में से किसी को? अभी धनुष तोपों के आधुनिकीकरण की बात चल रही है, और इसमें एक नाम आता है फैक्ट्री, गन कैरेज फैक्ट्री का, ठीक है। ये सेना के लिए 40 तोप तैयार कर रही है, सेना के लिए 40 तोप तैयार कर रही है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, 2024 की बात है, ओके। और ये जो आधुनिकीकरण है ना, जो तोपों का आधुनिकीकरण है, ये पूर्णतः स्वदेशी है, पूर्णतः स्वदेशी है, ये याद रखना, ठीक है। अगर हम बैरल की बात करें तो बैरल को छोड़कर बाकी जो सभी कलपुर्जे हैं वो कहाँ बन रहे हैं? गन कैरेज फैक्ट्री में, ठीक है। तो बैरल कहाँ बनेगा? कानपुर फैक्ट्री, ठीक है, कानपुर फैक्ट्री में। इन तोपों की मारक क्षमता कितनी होगी? करीब 39 से 42 किलोमीटर होगी। बर्फीले सीमा क्षेत्र में इनको तैनात किया जा सकता है, ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बात करेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट 2024। ये क्या भाई, किसकी रिपोर्ट है? ये यूएन की है, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है, ये याद रखना है, ठीक है। अनुमान क्या है?
2024 तक 8.2 अरब जनसंख्या की अनुमान है ये। ठीक है, 2080 तक की बात करेंगे, 2080 के दशक की अगर बात करेंगे तो ये लगभग हो जाएगी 10.3 अरब जनसंख्या पूरे विश्व की। ठीक है, फिर 2080 के बाद, 80 के दशक के बाद कमी आना शुरू होगी, कमी आने का अनुमान है। ठीक है, सर अगर कमी देख, ठीक है, सदी के अंत तक कितनी जनसंख्या हो जाएगी? 10.2 अरब। ठीक है, 2060 तक भारत की जनसंख्या कितनी होगी? भारत की जनसंख्या कितनी होगी? 1.7 अरब। ठीक है, फिर 2060 के बाद 12% की कमी आएगी। ठीक है, 2060 के बाद 12% की कमी भी आएगी, याद रखना। ये वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना क्या है? वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना क्या है? ये क्या है भाई? शुरुआत किसने की है? नाम लिख लीजिएगा। इस समय कृषि मंत्री कौन है? केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, है ना, इनके द्वारा किया गया। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और शुरुआत अगर हुई है तो कब हुई है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 96वें स्थापना दिवस पर, 96वें स्थापना दिवस पर इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, कितने साल की योजना है ये? 5 वर्ष की योजना है। 5 वर्ष की योजना क्यों लाई गई है? कृषि में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देना। ठीक है, अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देना है। ठीक, प्राथमिकता प्राप्त फसल कौन सी होगी? प्राथमिकता किसको मिलेगी? तिलहन और दलहन। ठीक है, इन दोनों को, ये सब प्राथमिकता प्राप्त केंद्र होंगे। ओके, याद रखना। मानस क्या है? मानस क्या भाई? राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन। ठीक है, मानस का फुल फॉर्म क्या है? लिख लीजिएगा। मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र। ठीक है, शुरुआत किसने की है? केंद्रीय मंत्री है ना। गृह मंत्री कौन है इसमें? केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है,
शुरुआत की है केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने। ठीक है, ये याद रखना है। और कब किया गया है ये भी लिख लो, नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 7वीं बैठक, 7वीं बैठक के दौरान, ठीक है, शुरुआत हुआ है। इसका टोल फ्री नंबर क्या है? सॉरी, टोल फ्री नंबर है 1933। ओके, इसका मेल भी है अपना, इसका वेबसाइट भी है। इसका मतलब क्या होगा, लिख लीजिएगा। इस पर लोग इस पर लोग इस पर लोग मादक पदार्थों से जुड़े मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी साझा कर सकेंगे। ठीक है, हो गया। अगला टॉपिक है सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक, ये क्या है भाई? किसने जारी किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने जारी किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसा कोई रिपोर्ट निकालने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। ठीक है, ऐसा रिपोर्ट निकालने वाला भारत का पहला राज्य हो गया है। इसके मानक क्या हैं? मानक किस पर आधारित हैं? तो जल, जंगल, जमीन और वायु की गुणवत्ता पर आधारित। ठीक है, वायु की गुणवत्ता पर आधारित है। ओके, लिखिएगा। यह जीडीपी में पारिस्थितिकी तंत्र के आर्थिक मूल्य को ध्यान में रखता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच सामंजस्य स्थापित करना। हो गया। अब लिखिएगा अंतरराष्ट्रीय मैथ्स ओलंपियाड प्रतियोगिता 65वां है संस्करण, 65वां संस्करण है, ये याद रखना है। भारत का स्कोर क्या रहा है? 167 अंक। रैंक इसकी कितनी रही है? चौथा स्थान रहा है भारत का। ठीक है, और ये एक चीज और लिख सकते हैं यहाँ पे, 1989 के बाद अच्छा परफॉर्मेंस रहा भारत का 1989 के बाद। ठीक है, अमेरिका का स्कोर क्या रहा है?
192। अमेरिका का स्कोर 192 रहा है। और इसका स्थान कौन सा होगा फिर? पहला स्थान। पहला स्थान हुआ। उसके बाद चीन। चीन दूसरा। और अपना साउथ कोरिया। साउथ कोरिया तीसरा। ठीक है, साउथ कोरिया तीसरा स्थान पर होता है। यह है क्या वैसे? हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए है। हाई स्कूल विद्यार्थी के लिए। ठीक है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। इसके अलावा 1959 से ये मतलब आयोजित किया जा रहा है अलग अलग देशों में। ठीक है, ये भी याद रखना है। कितना हुआ? अगला है H-125 हेलीकॉप्टर। H-125 एक तो सिंगल इंजन है। सिंगल इंजन वाला है। दूसरा विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला है। सर्वाधिक बिकने वाला है। भारत में तैयार होगा। भारत में तैयार होगा। इसके लिए दो कंपनियों के बीच में समझौता हुआ है। किसके किसके बीच में? एक तो है टाटा एडवांस्ड। टाटा टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड प्लस एयरबस। ठीक है, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है। ओके। एयरबस कहाँ की कंपनी है? यूरोपीय बहुराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय एयरोस्पेस कंपनी है ये। ठीक है, समझ गए? ठीक। अब इसमें एक बात ये आ रही है कि इसको तैयार करने के लिए भारत में फाइनल असेंबली लाइन स्थापित की जाएगी। और जो फाइनल असेंबली लाइन है वो एक उत्पादन प्रक्रिया है। तो एक शब्द यहाँ पे लिख सकते हैं, ये वाला फाइनल असेंबली लाइन है, इसी हेलीकॉप्टर से ही संबंधित है। तो फाइनल असेंबली लाइन क्या है? एक उत्पादन प्रक्रिया। किसके उत्पादन की प्रक्रिया है भाई? हेलीकॉप्टर H-125 हेलीकॉप्टर के उत्पादन की एक प्रक्रिया है। ठीक है। ठीक है, हो गया। जी सर। मॉडल कौशल ऋण योजना। मॉडल कौशल ऋण योजना ये क्या है? शुभारंभ किसने किया है? शुभारंभ किया गया है, कौशल विकास राज्य मंत्री हैं जिनका नाम है जयंत चौधरी। ठीक है, कौशल विकास राज्य मंत्री। ठीक है, कौशल विकास राज्य मंत्री है। ठीक है, और याद रखना
ये एक संशोधित योजना है, संशोधित योजना है। ठीक है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? भविष्य के लिए देश के कार्यबल को सशक्त बनाना। ठीक है, सशक्त बनाना। क्या किया जाएगा इसमें? 25,000 युवा को शिक्षा और कौशल बढ़ाने का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, कौशल बढ़ाने का अवसर दिया जाएगा। इसमें जो ऋण मिलेगा वो क्या है? ऋण सीमा क्या है इसकी? 7.5 लाख रुपया। 7.5 लाख रुपया। ठीक है। पहले यही राशि हुआ करती थी। पहले कितनी थी? 1.5 लाख रुपया थी। ठीक है, पहले 1.5 लाख रुपया इसके ऋण की सीमा थी, अब इसको इसके तहत 7.5 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, बात समझे? और ये जो योजना है ना, ये 2015 में आई थी। ये तो संशोधित योजना का शुभारंभ किया है इन्होंने। ठीक है ना, कौशल विकास राज्य मंत्री ने। समझ गए? जी सर। हाँ। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण चर्चा में क्यों रहा? इसकी 25वीं बैठक हुई है अभी। 25वीं बैठक हुई है। कहां पर हुई है? नई दिल्ली में हुई है। अध्यक्ष कौन थे? अब नई दिल्ली में हुई है, कोई भारत के ही होंगे, है ना? पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। ठीक है, इन्हीं के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। ये अध्यक्ष थे इसके, याद रखना भाई, याद रखना। ये एक वैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय है। और मंत्रालय आप लिख लो यही वाला, पर्यावरण वन मंत्रालय। पर्यावरण वन मंत्रालय के अंतर्गत है। ठीक है, आता है। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? 2006 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, किसके तहत हुआ था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, के तहत 1972 के संशोधित प्रारूप 2006 के तहत। ठीक है, ये याद रखना। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष होते हैं पर्यावरण वन मंत्रालय के प्रभारी, इसके अध्यक्ष होते हैं, है ना? इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण का ज्ञान रखने वाले 8 विशेषज्ञ भी होते हैं इसी में। ठीक है, अब इस 8 में से
8 में से 2 लोकसभा से होते हैं और एक राज्यसभा से भी होते हैं, है ना? उसके अलावा बाकी नियुक्त होते हैं। ठीक है, मतलब 2 लोकसभा, एक राज्यसभा से, बाकी 5 और होते हैं। ठीक है ना? हो गया। Yes. लास्ट, एडवांस्ड लैंड नेविगेशन सिस्टम। ये क्या है भाई? इसके खरीद को मंजूरी मिली है भारतीय सेना और तटरक्षक बल के लिए। तटरक्षक बल के लिए खरीद को मंजूरी दी गई, मंजूरी मिली है, ये याद रखना है। ओके, ये जो सिस्टम है ना, इसका नाम है ALNSMK सेकंड। ये क्यों जाना जाता है, ये लिख लीजिएगा। बेहतर एन्क्रिप्शन, बेहतर एन्क्रिप्शन प्लस, ठीक है, बेहतर एन्क्रिप्शन प्लस स्पूफ प्रूफ क्षमता के लिए। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ये जीपीएस और ग्लोनास, ठीक है, सैटेलाइट नेविगेशन से जुड़ा हुआ है। सैटेलाइट नेविगेशन से जुड़ा है, ये भी लिख लो। दुश्मन के सटीक लोकेशन की जानकारी मिल जाएगी, लोकेशन की जानकारी मिल सकती है इससे। ठीक है, खरीदा किससे जाएगा? भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड चेन्नई से खरीदा जाएगा। ठीक है, ओके। सिंगल नेशनल सॉफ्टवेयर नेटवर्क, सिंगल नेशनल सॉफ्टवेयर नेटवर्क क्या है ये अगर देखें तो प्राथमिक कृषि साख समिति किससे संबंधित है? तो प्राथमिक कृषि साख समिति के कंप्यूटरीकरण योजना से संबंधित है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा? इसमें सभी कार्यात्मक प्राथमिक कृषि साख समिति, इसको बोलते हैं PACS, को एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है, आधारित कॉमन नेशनल सॉफ्टवेयर पर लाना, नेशनल सॉफ्टवेयर पर लाना। ठीक है, साथ ही साथ राज्य सहकारी बैंक, साथ ही साथ राज्य सहकारी बैंक
राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ना। नाबार्ड से जोड़ना। ठीक है। ये पीएसीएस क्या होती है? प्राथमिक कृषि साख समिति क्या होती है भाई? ये ग्राम स्तरीय सहकारी ऋण समितियां होती हैं। ग्राम स्तरीय सहकारी ऋण समितियां होती हैं ये। ठीक है। इसके बारे में एक चीज और लिख लेना, राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंकों की, सॉरी, राज्य सहकारी बैंकों की अध्यक्षता वाली, अध्यक्षता वाली त्रिस्तरीय सहकारी ऋण संरचना, ऋण संरचना में अंतिम कड़ी के रूप में काम करते हैं। कार्य करते हैं। ठीक है। ओके। इसका गठन कैसे होता है? एक गांव, ग्राम पंचायत की बात नहीं, गांव की बात है। एक गांव के 10 या अधिक लोगों के समूह द्वारा गठन होता है। लोगों के समूह द्वारा गठन होता है इसका। और याद रखना, एक गांव में मतलब 10 या अधिक लोगों का समूह होगा तो एक गांव में क्या 10 ही लोग रहते हैं? एक गांव में बहुत सारे लोग होते होंगे, तो जाहिर सी बात है एक गांव जी में सर। कई पीएसीएस हो सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव की नियुक्ति कैसे होती है? सदस्यों द्वारा, सदस्यों द्वारा की जाती है। ठीक है। और ये जो पीएसीएस है ये सहकारी निकाय होते हैं। सहकारी निकाय होते हैं। ठीक है। और व्यक्तिगत रूप से किसान इसके सदस्य होते हैं। ठीक है। व्यक्तिगत रूप से किसान इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, ये हो गया। साधना सक्सेना चर्चा में रही हैं। कौन है ये? चर्चा में रही हैं क्योंकि ये आर्मी मेडिकल कोर, आर्मी मेडिकल कोर की पहली महिला निदेशक बनी, पहली महिला निदेशक बनी है। ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल थी। 1 अगस्त को इन्होंने अपना पदभार संभाला है। 1 अगस्त को पदभार ग्रहण किया इन्होंने। ठीक है, ये हमें याद रखना है। और ये है कौन? 1985 में आर्मी मेडिकल कोर में नियुक्त हुई थी। आर्मी मेडिकल कोर में नियुक्त हुई थी। ओके। ये आर्मी मेडिकल कोर क्या होता है फिर? आर्मी मेडिकल कोर क्या है? इसकी स्थापना कब हुई है?
स्थापना हुई है 1764 में, मतलब बक्सर का युद्ध है ना, याद रखना। जी सर। ये भारतीय सेना में ही होता है। भारतीय सेना में भी क्या है, ये एक विशेषज्ञ कोर होता है, विशेषज्ञ कोर होता है, ठीक है, जो क्या करता है, सभी सैन्य कर्मी, सेवारत, सेवानिवृत्त सैनिक, उनके परिवारों को चिकित्सा सेवा प्रदान करता है ना, चाहे वो काम कर रहे हो, जॉब में हैं, चाहे वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ठीक है, सैन्य कर्मी हैं, उनके परिवार वाले हैं, उन सबको चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने का काम किसका है, आर्मी मेडिकल कोर का, ठीक है। इसके अलावा लिख लीजिएगा, यह संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन, मानवीय सहायता, आपदा राहत, आपदा राहत गतिविधि में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, ठीक है। इसका आदर्श वाक्य क्या है, सर्वे संतु निरामया, सर्वे संतु निरामया, ठीक है, मतलब सभी रोग मुक्त हों, इसका अर्थ है, ठीक भाई। लिखिएगा, अगला टॉपिक है वट्टे झुथु, वट्टे झुथु लिपि शिलालेख। ये क्या है भाई, चर्चा में क्यों रहा है, कहाँ मिला है, तो पहली बात तो ये लिखिए कि ये 100 साल पुराना है, 100 साल पुराना है। कहाँ पर मिला है, तो तमिलनाडु में मिला है। तमिलनाडु में भी कहाँ मिला है, तिरुपुर जिला है, तिरुपुर जिला है। यह सॉरी 100 साल पुराना एक मंदिर है, थलकीश्वरर मंदिर, थलकीश्वरर, सर क्या है टॉपिक का नाम? मंदिर का नाम है थलकीश्वरर मंदिर से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और यहीं से 8 तमिल शिलालेख भी मिला है, 8 तमिल शिलालेख भी मिला है, ओके, ये ध्यान रखना है। इसका एक दूसरा नाम है वट्टे लुट्टू, वट्टे लुट्टू भी कहते हैं इसको, ठीक है, लिख सकते हैं। तमिलनाडु, केरला, केएल, ठीक है, केरला और श्रीलंका की शब्दांशीय वर्णमाला है। सर मंदिर का नाम क्या है? थलकीश्वरर मुझे शब्दांशीय वर्णमाला है, ठीक है। अब इसका प्रयोग क्यों होता था, लिख सकते हैं, तमिल और मलयालम भाषा लिखने के लिए, भाषा लिखने के लिए, ठीक है, उपयोगी, ठीक है, ये हमें याद रखना। वट्टे लुट्टू, वट्टे लुट्टू लिखा है ना ये, इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ क्या है इसका, गोलाकार लिपि, गोलाकार लिपि, ठीक है। इसको उत्तरी लिपि भी कहते हैं, उत्तरी लिपि भी कहते हैं, छेनीदार लिपि भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका विकास कैसे हुआ है, इसका विकास की अगर बात करेंगे तो विकास हुआ है तमिल ब्राह्मी लिपि से, तमिल ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ, ठीक है। याद रखना, जो ये वट्टे लुटू है आपका,
ये वट्टेलुट्टू जो है 9वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी तक क्या था ये, तमिल मलयालम लिखने के लिए प्रयोग किया जाता था इसका, ठीक है, तमिल और मलयालम लिखने के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और इसका प्रयोग अगर देखेंगे तो केरल में 15वीं शताब्दी तक होता रहा, 15वीं शताब्दी तक प्रयोग चलता रहा बराबर से। ओके, और एक चीज और लिख, इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसका प्रयोग ईसाई 19वीं शताब्दी तक केरल में ईसाई और मुसलमान इस लिपि का प्रयोग करते थे। ठीक है, ईसाई और मुसलमान, ईसाई और मुसलमान प्रयोग करते थे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिंद प्रशांत आपूर्ति श्रृंखला परिषद, हिंद प्रशांत आपूर्ति श्रृंखला परिषद चर्चा में क्यों है? भारत उपाध्यक्ष बना है। ठीक है, इसलिए चर्चा में रहा है। ठीक है, अब इसमें कितने साझेदार देश हैं? तो 14 साझेदार देश हैं। इन 14 साझेदार देशों ने क्या किया है? भारत को इसका उपाध्यक्ष बनाया है। उपाध्यक्ष भारत बना है, तो अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है अमेरिका। अध्यक्ष कौन है? अमेरिका। ठीक है, ओके। और एक चीज और लिख लीजिए, तो आर्थिक सहयोग इसी क्षेत्र में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में ही लिख लीजिएगा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए 3 परिषदों का गठन हुआ है। 3 परिषद की स्थापना हुई। वो कौन कौन सी 3 परिषद हैं? नाम भी लिख लो। एक तो है, अच्छा एक चीज और याद रखना, IPEF का नाम सुना होगा आप लोगों ने। IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा। ठीक है, बीपीएससी मेरे ख्याल से 67 मेंस में प्रश्न पूछा गया था इससे संबंधित। ठीक है, तो ध्यान रखना, IPEF का ये काम है। तो 3 परिषद कौन कौन सी हैं? एक तो आपूर्ति श्रृंखला परिषद है, आपूर्ति श्रृंखला परिषद है, जिसमें अध्यक्ष अमेरिका बना है और उपाध्यक्ष भारत बना है। दूसरा है संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क, संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन बनाया गया? इसका अध्यक्ष बना है दक्षिण कोरिया। और उपाध्यक्ष कौन बना इसका? इसका उपाध्यक्ष है जापान। ठीक है, तीसरी तीसरी परिषद कौन सी है? श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड, सलाहकार बोर्ड। इसका अध्यक्ष कौन भाई? इसका अध्यक्ष है अमेरिका, इसका अध्यक्ष भी अमेरिका है। और उपाध्यक्ष कौन है? तो फिजी। ओके, इन तीनों का कार्यकाल कितना होगा? कार्यकाल कितना होगा? तो 2 वर्ष का। समझे? ये तीनों परिषदों के अध्यक्ष उपाध्यक्षों का कार्यकाल होगा 2 साल का। याद रखना, हिंद प्रशांत आपूर्ति श्रृंखला परिषद जो है ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से संबंधित है। और ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के 14 साझेदार देशों के द्वारा ये फैसला लिया गया है, 3 परिषदों को बनाया गया है। क्यों बनाया गया है?
इस क्षेत्र में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए 3 परिषदों में पहली आपूर्ति श्रृंखला परिषद है, जिसमें अध्यक्ष है अमेरिका, उपाध्यक्ष भारत है। दूसरा आपका संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क है, जिसमें अध्यक्ष कौन है, तो दक्षिण कोरिया, उपाध्यक्ष जापान है। तीसरा श्रम अधिकार वाला है, जो श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड है, उसका अध्यक्ष अमेरिका है, लेकिन उपाध्यक्ष कौन है, फिजी है। इन सबका कार्यकाल कितना है, 2 साल का। ठीक है। आईपीईएफ के बारे में देखेंगे। आईपीईएफ क्या है, हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा, स्थापना की बात करें, स्थापना हुई 23 मई 2022 को। कहां पर हुई, टोक्यो में। टोक्यो कहां भाई, जापान में है। इसमें 14 देश हैं। कौन कौन से देश, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत भी अपना है, जापान भी होगा, दक्षिण कोरिया भी होगा, इसी में होगा ही, तभी ना अध्यक्ष बना है ना। इसके अलावा इंडोनेशिया है, मलेशिया है, न्यूजीलैंड भी है, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड है, वियतनाम और लास्ट में अपना अमेरिका। इतने सदस्य हैं। ठीक है। आईपीएफ क्या है, एक क्षेत्रीय संस्था है, हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात करेगा, तो इसी हिंद प्रशांत क्षेत्र में ये विकास के लिए, आर्थिक स्थिरता, समृद्धि को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ ही आर्थिक जुड़ाव, उन सभी सदस्य देशों में आर्थिक जुड़ाव, सहयोग को बढ़ावा देगा। ठीक है ना। ओके, चलिए, अभी कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। कहाँ हुआ है ये, भारत में हुआ। कब से कब तक हुआ है, तो 2 से 7 अगस्त के बीच में हुआ। ठीक है। आयोजन किसने किया, भारत में तो हुआ है, लेकिन आयोजन किसने किया है, पूसा इंस्टीट्यूट। कहां पे है ये, नई दिल्ली। चलो, विषय क्या था इसका, विषय क्या था, सतत कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन। ठीक है। ये सम्मेलन जो है ना, सम्मेलन प्रत्येक 3 वर्ष पर होता है, प्रत्येक 3 वर्ष पर होता है। शुरुआत किसने की थी, तो इसकी शुरुआत की थी इंग्लैंड के थे लियोनार्ड एम हर्स्ट ने की थी। ठीक है। पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, पहला सम्मेलन 1929 में हुआ था, याद रखना, और ये हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है। ठीक है, ध्यान रखना। भारत में पहला कब हुआ, भारत में पहला कब हुआ था, 1958 में। कहां पे, मैसूर में हुआ। ठीक है। और ये कौन से नंबर का था, 10वां नंबर का था ये। ओके। अब बात करेंगे गोट प्लेग चर्चा में क्यों रहा है, यूनान इस प्रकोप से जूझ रहा है, यूनान इस प्रकोप से
परेशान है। ठीक है, क्या है इसके कारण, क्या है इसके कारण? चरवाहों के सामने संकट है। बकरी वाला मानो में आ गया होगा। लिखिएगा, एक संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग है, प्रसार को रोकने के लिए क्या किया गया है? चारागाहों में भेड़ बकरी के आने जाने पर प्रतिबंध लग गया है। आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, ओके। और भेड़ बकरियों को ही प्रभावित करता है, याद रखना भाई, भेड़ बकरियों को ही प्रभावित करता है। ठीक है, और इसका एक नाम है, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है पेस्ट पेस्ट डेस पेक्टिस पेक्टिस रूमिनेंट्स इसका दूसरा नाम है। पहली बार ये मामला 1942 में आया था। कहां पे? कोटे डी आइवर में। कोटे डी आइवर में ये पहला मामला आया था। सबसे पहले मामला कोटे डी आइवर में ही आया था। अफ्रीका में है ना कोटे डी आइवर। कारक क्या है इसका? कारक क्या है? तो मारबिली वायरस। ठीक है, और जो मारबिली वायरस ना, ये रिंडर पेस्ट वायरस से संबंधित है। रिंडर पेस्ट वायरस से संबंधित है। रिंडर पेस्ट वायरस से संबंधित है। ठीक है, और रिंडर पेस्ट को क्या बोलते हैं? रिंडर पेस्ट को बोलते हैं मवेशी प्लेग। प्लेग भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये भी याद रखना है। ठीक है, इसी में एक छोटा सा टॉपिक है, H1N1 इन्फ्लुएंजा से सबसे ज्यादा मौत जून 2024 तक गुजरात, पंजाब, नहीं सॉरी पंजाब, गुजरात और हरियाणा। ठीक है, इन 3 राज्यों में सबसे ज्यादा H1N1 से मृत्यु हुई है। ठीक है, ये तो मौत का मामला है, मौत। लेकिन सर्वाधिक मामले कहाँ आए? सर्वाधिक मामलों की अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा मामला है दिल्ली, दिल्ली के बाद है गुजरात, और गुजरात के बाद है राजस्थान। मौत यहां पे, मामले यहां पे। ठीक है, हो गया। अच्छा, पृथ्वी का वैश्विक इंजन कक्ष किसको कहा जाता है? इंजन कक्ष किसको कहा जाता है? तो ये नाम लिख लीजिएगा, अंटार्कटिक महासागर को। बस इतना ही लिखना। ठीक है।